नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि जल विद्युत शक्ति के अंदर क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, किस प्रकार हाइड्रो पावर प्लांट में पानी से विद्युत का निर्माण किया जाता है। ये पूरा सिस्टम देखेंगे आज, जहाँ से पानी की उपलब्धता होती है वहाँ से लेकर जहाँ तक बिजली बनती है या वहाँ तक बिजली का निर्माण होता है, वहाँ तक विद्युत की उत्पादन होता है, वहाँ तक देखेंगे आज। तो इसके दौरान क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, इसके दौरान आपको कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन सी युक्तियाँ या कौन कौन से आपको उपकरण लगाने पड़ेंगे जिससे कि उस पानी की व्यवस्था से टरबाइन को घुमाया जाए और अल्टरनेटर से अटैच करवा कर उसको विद्युत का उत्पादन किया जाए। तो सारी व्यवस्थाएं आज इस वीडियो में देखेंगे ताकि आपको इस वीडियो के प्रति या आपके मन में ये जिज्ञासा न रह जाए कि पानी से बिजली कैसे बनाई जाती है या जल से विद्युत का निर्माण कैसे किया जाता है। काफ़ी बार सुना होगा आपने, पानी से बिजली बनाई जाती है, पानी से विद्युत का निर्माण होता है, पानी से विद्युत का उत्पादन होता है, किस प्रकार, क्यों होता है। फिर ये भी कहते हैं जब किसी पानी को प्रयोग करके बिजली का निर्माण कर लेते हैं या विद्युत का निर्माण कर लेते हैं, वो पानी दोबारा काम नहीं आता है। तो क्यों, ऐसा क्यों, और फिर उस पानी से करेंगे क्या। जो बिजली बनती है तो क्या पानी बिजली बनाती है या पानी से किसी और व्यवस्था का निर्माण किया जाता है, ये सब बातें यहाँ देखेंगे। और आपको एग्जाम की दृष्टि से ये भी बताऊंगा कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और आने की संभावना रहती है, जिससे कि आप हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था से आपने बिजली का निर्माण किया और आप लोगों के सामने किस प्रकार के प्रश्न फेस हुए हैं, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से आने की संभावना रहती है, जैसे कि आप इलेक्ट्रिशियन के संबंधित किसी भी प्रकार के एग्जाम को यदि फाइट करने जाओ तो आपके सामने इस हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में किसी प्रकार का प्रश्न आपके मतलब आपसे अनजान नहीं हो, आपसे अनभिज्ञ नहीं हो, जिसका आप आंसर दे नहीं सको। तो दोस्तों, इन सब बातों को जानने के लिए पानी से बिजली कैसे बनाई जाती है या हाइड्रो पावर स्टेशन की संरचना कैसी होती है, ये किस प्रकार कार्य करता है, इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोगों की बहुत फायदेमंद रहेगा। इसमें आप लोगों को दो चीजें मिलेंगी आपको, एक तो आपको ये जिज्ञासा रहेगी कि पानी से बिजली कैसे बनती है, और दूसरा ये रहेगा कि एग्जाम की दृष्टि से देखते ये कितना इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें आपके सामने रहेंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और अपने नोट्स लिखते चले जाइए। तो अब देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में क्या होता है, मैं आपको कुछ इसके बारे में बताता हूँ कि क्या होता है। जैसे देखो, ये यहाँ से आप एक चीज गौर से देखना, जैसे ये पानी है। अब इस पानी, जैसे पानी कहाँ से मतलब कि इसमें इकट्ठा किया, अब गौर से देखना, ये पानी यहाँ तो आ सकता है, ये पानी यहाँ तो इसके नीचे तो आ सकता है, लेकिन इस पानी को यहाँ इकट्ठा नहीं कर सकते, यहाँ इस पानी को पहुँचा नहीं सकते। तो इस पानी में जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ मिलती है या काइनेटिक एनर्जी आएगी, इस पानी में जो गतिज ऊर्जा आएगी, यहाँ कौन सी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ से जो पानी आएगा ये कौन सी आएगी, ये काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर आएगी। वो काइनेटिक एनर्जी, वो गतिज ऊर्जा किस में बदलेगी, वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी, यहाँ परिवर्तित हो जाएगी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ लेके आएंगे, तो किस में आएगी, ये काइनेटिक एनर्जी में आएगी, ये गतिज ऊर्जा में आएगी। तो ये होगी काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगी, टरबाइन पे जाएगी। यहाँ क्या होता है, यहाँ टरबाइन होता है, टरबाइन पे गिरेगी, टरबाइन घूमेगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी किस में बदलेगी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी किसके पास जाएगी, ये इस अल्टरनेटर के पास जाएगी, और ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब कहने की बात आ गई, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, इस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और मैकेनिकल एनर्जी को इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। यही पूरा सिस्टम होता है इसके अंदर। मैं आपको बताऊंगा, डायग्राम विद डायग्राम बताऊंगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप देखो, ये किसके द्वारा, पानी नीचे क्यों आया, ग्रेविटी के द्वारा आया, ठीक है ना। कि किसके द्वारा है, ग्रेविटी के द्वारा पानी नीचे आया। तो बाई ग्रेविटी के द्वारा इसमें इस पूरे सिस्टम का प्रचालन करेंगे। ग्रेविटी ऐसे नहीं, ग्रेविटी ये नीचे, ग्रेविटी ऊपर, तो ऐसे नहीं कि इसकी ग्रेविटी नीचे की तरफ ज़्यादा होगी। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण इस जो अपने ये जो सिस्टम है हाइड्रो पावर प्लांट, इसमें पूरा का पूरा सिस्टम किसके द्वारा करेंगे, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा करेंगे। काइनेटिक एनर्जी को किसमें बदलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी में बदलेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा पूरा सिस्टम बनाएंगे जिसके द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है, ये किसके अनुसार करेंगे, ये ग्रेविटी के अनुसार पूरा सिस्टम बनाएंगे। अब मैं आपको डायग्राम के अनुसार बताता हूँ कि डायग्राम में कैसे इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण के कारण या काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे, कुछ उपकरण मिलेंगे, कुछ कंपोनेंट मिलेंगे जिसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, और वो उपकरण भी आपको यही समझाएंगे कि
बिजली पानी से बिजली कैसे बनती है, ये आपको समझाएंगे वो उपकरण आपको। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो जैसे ये आप तो ये देखना, इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का चयन कहाँ किया जाता है। तो एक तो सबसे अधिक इसकी स्थापना वहाँ की जाती है जहाँ पानी का विस्तृत भंडार हो, जहाँ पानी का आवागमन हो, पानी का आवागमन बहुत ज़्यादा हो, कि पानी की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कहाँ पे, ऊंचाई वाले स्थान पर, क्योंकि पानी को ऊपर से नीचे गिरवाना है तब जाके आपका टरबाइन चलेगा। ऐसा नहीं है कि पानी को किसी मोटर से या किसी पंप से उठाएंगे और टरबाइन पे चलाएंगे, फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो पानी इस मतलब कि इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को कहाँ स्थापित करेंगे, उच्च स्थान पर, जहाँ झील होगी, जहाँ पानी को इकट्ठा करने की जगह होगी, जैसे पहाड़ी एरिया में करते हैं, जहाँ नदियाँ चलती हैं, ऊंचाई पर नदियाँ चलती हैं, उस नदी के पानी को इकट्ठा करेंगे, वहाँ उसका बांध बनाएंगे। तो वहाँ ऊंचाई हिल एरिया में, मतलब कि आपको हिल एरिया में यही मिलेगा जहाँ पे पानी का आवागमन ज़्यादा रहेगा, बरसाती पानी का, नेचुरल पानी का आवागमन ज़्यादा रहेगा, वहाँ इसकी स्थापना की जाती है। ऐसा नहीं कि इसके ज़मीनी स्तर पर नहीं कर सकते। यदि ज़मीनी स्तर पर जहाँ किया जाता है, याद रखना, ज़मीनी स्तर पर यदि इसकी मतलब कि प्लेन एरिया पे किया जाता है तो वहाँ उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जमीन में किए जाते हैं। अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहते हैं कि जमीनी स्तर पानी को नीचे तक पहुँचाएंगे, ग्रेविटी के द्वारा उसका सिस्टम बनाएंगे, तब जाके कहीं बिजली मिलेगी। तो मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ कैसे। देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ नदियाँ बह रही हैं, पहाड़ी एरिया में पानी की, बरसाती पानी की बहुत ज़्यादा झील है और झील में ये नदियाँ भरी हैं, पानी की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पानी जा रहा है, नहरें चल रही हैं, नदियाँ चल रही हैं वहाँ पे। तो क्या होगा, जैसे पानी आ रहा है यहाँ पे, ये पहाड़ी एरिया, ऊंचाई वाला हिल एरिया है, ऊंचाई वह हाइट पे करते हैं, ये इसको करेंगे हाइट पे। तो याद रखना, इसको ऊंचाई वाले स्थान पर स्थापित किया जाता है इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को। तो यहाँ क्या कहेंगे, ये पानी चल रहा है, यहाँ पे पानी पूरा मतलब स्पीड से चल रहा है, पानी की बहुलता बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ इस पानी को रोकेंगे तो क्या बनाएंगे, बांध बनाएंगे। अब मान लेंगे यहाँ मैं इसको बांध बना देता हूँ, ये बांध बना दिया, ठीक है ना, ये बांध मैंने इसको यहाँ पे बना दिया और ये बना दिया बांध। अब ये तो वो एरिया था जहाँ पे पानी चला, हिल एरिया था, ऊंचाई वाले स्थान पर पानी का बांध बना दिया, तो पानी यहाँ रुक गया। अब पानी रुक गया तो इसका बहुत बड़ा भंडार होता है, जिसको कहते हैं झील बन जाती है, एक प्रकार की झील की तरफ बन जाता है, यहाँ पानी का स्टोरेज हो गया। ऐसे मान लो कि अब इसका स्टोरेज हो गया, तो यहाँ प्रेशर कितना रहेगा कि पानी पीछे से प्रेशर के साथ आ रहा है और यहाँ बांध बनाया तो बांध के साथ पानी टकराएगा, पूरा पानी इकट्ठा हो जाएगा। एक तो याद रखना। तो जहाँ पे पानी की बहुलता ज़्यादा होती है वहाँ इस ऊंचाई वाले स्थान पर वहाँ इसकी स्थापना करते हैं। अब ये बांध बनाया तो बांध देखो क्या, इसको कहते हैं डैम। याद रखना, इसको क्या कहेंगे, डैम कहेंगे। ये बांध मैंने यहाँ पे बना दिया, ये बांध बना दिया यहाँ पे, इसको याद रखना। ये क्या बनाया, ये बांध बना दिया यहाँ पे, ये चल रहा है यहाँ पे। अब इस बांध में से क्या करेंगे, प्रेशर रिलीज पाइप लगाएंगे, इस बांध में प्रेशर चैनल मिला, प्रेशर टनल मिलाएंगे। प्रेशर टनल यहाँ से इसमें बांध में से जगह बनाएंगे जिससे पानी का प्रेशर हो यहाँ से। तो यहाँ क्या लगाएंगे, ये पानी की पाइप, ये इस प्रेशर टनल बना दिया, प्रेशर सुरंग बना दिया यहाँ पे, या ये बना दिया। तो इसमें से पानी जाएगा, ये पानी यहाँ से जाएगा प्रेशर के साथ, क्योंकि पानी आ रहा है प्रेशर के साथ। ये जो पानी रुक गया, ये तो हो गया आपका डैम, बांध, और ये हो गया आपका रिजर्वायर, ये हो गया स्टोरेज वाटर। इसको क्या कहेंगे, मैं लिखा दूंगा नाम, ये आपका होगा स्टोरेज वाटर, लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हो गया आपका स्टोरेज वाटर। इसको क्या कहेंगे, रिजर्वायर कहेंगे इसको कहेंगे रिजर्वायर, ठीक है ना। रिजर्वायर का मतलब जलाशय, इसको हिंदी में कहेंगे जलाशय हो गया आपका ये। इसको झील भी, जलाशय का मतलब झील की तरह होता है, ये एक प्रकार का पानी रुक गया है यहाँ पे, लेकिन पानी का प्रेशर यहाँ पे ये बनाएंगे सुरंग, जिसको कहेंगे प्रेशर टनल। ये क्या होगा, प्रेशर टनल हो गया। ये हो गया प्रेशर चैनल या प्रेशर टनल हो गया, जिसमें से पानी प्रेशर के साथ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस पानी को रोकने के लिए गेट बनाएंगे, कंट्रोल गेट लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगाया, कंट्रोल गेट लगा देंगे यहाँ पे। ये क्या होगा आपका कंट्रोल गेट। पानी को रोकने की आवश्यकता पड़ जाए तो कैसे रोकेंगे, ये कंट्रोल गेट हो गया, कंट्रोल गेट हो गया। लेकिन याद रखना, अब यहाँ से जो प्रेशर टनल गई, यहाँ पे आगे से आगे जाएगी प्रेशर टनल। देखो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे जाएगी। ये प्रेशर टनल यहाँ से गई यहाँ पे, ठीक है। अब प्रेशर टनल गई, इसमें पानी प्रेशर के साथ जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या क्या व्यवस्था करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ बनाएंगे सर्च टैंक। सर्च टैंक की हाइट इस डैम से ऊंची होगी। मैं यहाँ पे सर्च टैंक बना देता हूँ, बताऊंगा सर्च टैंक क्या होता है।
ये बनाया सर्ज टैंक, अब पानी जा रहा है। इसमें क्या व्यवस्था है आपको बताऊंगा। फिर पानी को रोकने की व्यवस्था करेंगे कि पानी जा रहा है, पानी को रोकने के लिए यहाँ लगाएंगे वाल्व हाउस, वाल लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ क्या लगा देंगे, वाल्व हाउस लगा देंगे। इसके पहले भी कुछ व्यवस्थाएं आपको बताऊंगा कैसी होती है व्यवस्था। ये लगाएंगे आपका वाल्व हाउस, ये वाल्व हाउस बना दिया यहाँ पे। फिर वाल्व हाउस से क्या करेंगे, पानी सीधा जा रहा है, प्रेशर के साथ जा रहा है। अब इस पानी को नीचे की तरफ ग्रेविटी कराएंगे। अब ग्रेविटी से क्या होगा, पानी नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो मान लीजिए कि पानी ये ले लिया नीचे की तरफ यहाँ से। अब ये इसका नाम क्या क्या रखेंगे आपको बताऊंगा। एक आपको तो छोटा सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ये पानी सीधा कहाँ जाएगा, टरबाइन पे जाएगा पानी। तो ये पानी सीधा गया टरबाइन पे, मैं दिखा देता हूँ उसको, थोड़ा नीचे करेंगे ऐसे। ये आ गया, ये पानी कहाँ जाएगा, टरबाइन पे जाएगा सीधा। तो यहाँ क्या करेंगे, इस टरबाइन लगाएंगे यहाँ पे। ये टरबाइन लगा देता हूँ यहाँ पे मैं। अब टरबाइन कैसा होगा आपको बताऊंगा। या फिर मैं ऐसे सीधे बना देता हूँ, फिर आपको बता दूंगा टरबाइन के प्रकार। ये लगा दिया आपका टरबाइन, टरबाइन लगाया, पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, पानी यहाँ इसके ऊपर जाएगा, टरबाइन पर टरबाइन घूमेगा, आपको बताऊंगा इसकी व्यवस्था। ये लगा दिया आपका टरबाइन। टरबाइन से क्या लगाएंगे, टरबाइन के साथ कपलिंग लगाएंगे एक। ये लगाई आपकी कपलिंग। कपलिंग से क्या जोड़ेंगे, ये जोड़ देंगे आपका अल्टरनेटर। तो ये जोड़ दिया आपका, और अल्टरनेटर से क्या जोड़ेंगे, ये जोड़ दिया आपका एक्साइटर। आप गौर से देखिए, ये जोड़ दिया आपका एक्साइटर। तो ये पूरा सिस्टम होता है यहाँ पे। किसका पूरा सिस्टम, एक सिस्टम तो ये अलग होता है, ये सिस्टम तो इसका अलग हो गया, और ये सिस्टम इसका अलग हो गया। ये सिस्टम यहां से ऐसा बनाएंगे आपको, मैं दिखा देता हूं फिर कैसा, इसी में कार्य प्रणाली समझाऊंगा आपको कि किस प्रकार कार्य प्रणाली होती है। फिर यहां से ये पानी जो जाएगा टरबाइन से नीचे, ये पानी मैं खोल देता हूं, ये टरबाइन से नीचे जाएगा पानी। तो एक पाइप ही होती है ऐसे, और यहां से कुछ इस प्रकार होती है, तिरछी होती है। यहाँ से एक पाइप ऐसे जाएगी, और फिर यहाँ क्या जाएगी, यहाँ नदियाँ बह जाएंगी। ये नदी होगी, और नदी में पानी चला जाएगा। यहाँ पे नहर बना देंगे, नदियाँ बना देंगे, ये बना दें यहाँ पे। तो ये आपका सिस्टम पूरा। अब इसका नाम लिखा देता हूँ, क्या क्या सिस्टम कहाँ कहाँ लगाया आप लोगों ने, ठीक है। अब देखो, ये जो पूरा सिस्टम आता है इस प्रकार, ये ढलाई होता है, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे चले जाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको ये ढलाई करते करते इस डैम के ये बना के यहाँ ले जाएंगे इसको। ये तिरछा 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 आ गया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि आपको ग्रेविटी बनानी है। ग्रेविटी का मतलब यहाँ पानी ढलान भी करना है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ नाम क्या क्या है। ये आपका हो गया डैम। डैम का मतलब बांध बनाया आप लोगों ने। ये हो गया आपका रिजर्वायर, रिजर्वायर हो गया जिसको स्टोरेज वाले बोल सके, पानी इकट्ठा हुआ, पानी कहाँ से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, ठीक है। और ये आपका कंट्रोल गेट हो गया। अब एक चीज और बनाएंगे, आपको याद रखना, एक चीज बांध के साथ एक चीज और बनाएंगे। यहाँ से इस स्पिल वेल बनाएंगे, वो बताऊंगा स्पिल वेल क्या होता है। यहाँ से बांध के साथ ही एक स्पिल वेल बना देंगे, इसके साथ ही ऐसा इसके साथ अटैच होता है, इस प्रकार से होता है। ये पानी जाएगा, ये होगा स्पिल वेल आपका। इसका नाम लिखा देता हूँ, ये क्या है, स्पिल वेल है आपका। स्पिल वेल का मतलब कि जो पानी आवश्यकता से अधिक होगा वो बाहर निकल जाएगा। स्पिल, आपको सबका काम बताऊंगा। स्पिल वेल क्या होता है, ये आपका डैम हो गया, ये आपका सर्ज टैंक हो गया। क्या है, सर्ज टैंक। ये आपका क्या हो गया, वाल्व हाउस, वाल्व हाउस। ये हो गया आपका वाल्व हाउस। और ये हो गया आपका, यहाँ पे दिखाता हूँ, इसमें कुछ वाल्व होते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। और यहाँ पे एक सिस्टम और होता है, आपको दिखाऊंगा क्या सिस्टम होता है यहाँ पे। और ये हो गया आपका पेन स्टॉक, इसको हिंदी शब्द भी लिखाऊंगा। और ये होगा पेन स्टॉक। और ये प्रेशर टनल होगी। ये क्या है, प्रेशर टनल है। ये सर्ज टैंक है, ठीक है। अब इसमें और देखो क्या क्या व्यवस्था होती है, और इसको लिख देंगे। ये हो गया आपका गवर्नर, ये हो गया आपका गवर्नर हो गया। गवर्नर का काम बताऊंगा, पेन स्टॉक क्या होता है। और ये हो गया आपका टरबाइन, और ये होगी आपकी कपलिंग, और ये हो गया आपका अल्टरनेटर, और ये होगा आपका एक्साइटर,
सबके काम बताऊंगा आपको, सबके प्रकार बताऊंगा। ये हो गया वाल्व हाउस, ये हो गया सर्ज टैंक, ये डैम, ठीक है। और यहाँ पे एक बटरफ्लाई वो होता है, वाल्व होता है यहाँ पे एक बटरफ्लाई वाल्व होता है, ऑटोमेटिक बटरफ्लाई वाल्व। ये हो गया ऑटोमेटिक बटरफ्लाई वाल्व। ये हो गया आपका बटरफ्लाई वाल्व, लिख लेना बटरफ्लाई वाल्व। ये पेनस्टोक, ये गवर्नर, और यहां से इसका नाम देंगे ड्राफ्ट ट्यूब। ये हो गया आपके ड्राफ्ट ट्यूब, और ये होगी टेल रेस, यहाँ ड्राफ्ट ट्यूब होती है यहाँ पे, और ये होगी आपकी टेल रेस, टेल रेस, ये होगी आपकी टेल रेस। यहाँ से आप लोगों के निकल गए, ये वाल्व वाशमीटर थे, यहाँ से निकल गए आपके 3 तार, इसमें से एक सीधा कर देता हूँ, एक, 2 और ये आपकी 3। ये होगा आपकी, ये लगाएंगे यहाँ पे ट्रांसफार्मर, एग्जामर, कौन सा स्टेप अप, और ये आपकी होगी सप्लाई RYB, और ये इलेक्ट्रिक मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब समझो इसकी पूरी परिभाषा समझो किस प्रकार कार्य करता है हमें। अब आप लोग देखोगे, मैं आपको प्रत्येक एक जो मैंने शुरू में बनाया उसका एक वर्णनीकरण करवाता हूं। यहाँ पे देखो, ये क्या है, डैम है, बांध है। क्यों? पानी को रोका। पानी को रोका क्यों रोका? कि पानी की आवश्यकता होती है। कहाँ पे है? ऊंचाई पे है, हिल स्टेशन पे मिलेगा। अब पानी को रोकते क्या बन जाएगा? जलाशय बन जाएगा, एक जगह पानी इकट्ठा हो जाएगा। अब गौर से एक प्रत्येक बात देखना, ये हो गया जलाशय, जिसको बोलते हैं रिजर्वायर। उसके बाद बनाया आप लोगों ने बांध। डैम किसे कहेंगे? डैम के बारे में देखते, देखो यहाँ लिखेंगे डैम के बारे में। डैम मतलब एक पॉइंट टू पॉइंट डैम के बारे में लिखेंगे, फिर रिजर्वायर के बताऊंगा। ये लिख लो डैम। डैम का मतलब बांध। बांध कैसा है और क्यों बनाया, इसके बारे में देखो आप। इसके क्या कहेंगे? पानी को अधिक ऊंचाई में, अधिक ऊंचाई में जहां पर पानी को अधिक ऊंचाई में जहां पर पानी की उपलब्धता अधिक हो, पानी की उपलब्धता अधिक हो, या पानी जहां अधिक आता हो, या पानी का आवागमन अधिक हो। जैसे किसी ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में जिसका क्षेत्रफल बहुत अधिक हो, पहाड़ी क्षेत्र में जिसका क्षेत्रफल बहुत अधिक हो, वहां पानी को एकत्रित करने के लिए बांध बनाया जाता है। समझ गए? तो पानी को अधिक ऊंचाई पर पानी को एकत्रित करने के लिए बांध बनाया जाता है। बांध का आधार मतलब कि बांध का आधार नीचे से अधिक चौड़ा होता है। बांध का आधार देखो, ये बांध यहाँ पे इतना ही है, बांध का आधार नीचे से अधिक चौड़ा होता है और मजबूत बनाया जाता है। बांध के आधार को नीचे से अधिक चौड़ा और मजबूत बनाया जाता है, क्योंकि पानी का उच्च प्रतिबल बांध सहन कर सके। पानी का उच्च प्रतिबल, बांध टूट जाएगा, अधिक मजबूत नहीं बनाएंगे, तो यहाँ तक ये पूरा बांध सिस्टम में आता है। समझ गए मेरे बात को? तो ये तो था बांध। पानी को अधिक ऊंचाई स्थान पर रोकने के लिए या पानी को एकत्रित करने के लिए बांध बनाया जाता है। एक तो बात ये थी। दूसरा आता है जलाशय, ठीक है ना। ये तो पानी को क्या करता है? एकत्रित करता है। पानी को एक ऊंचाई वाले स्थान पर, ऊंचाई वाले लिख लेना स्थान पर अधिक क्षेत्रफल में पानी को एकत्रित करने के लिए, पानी को एकत्रित करने के लिए बांध बनाया जाता है। करने के लिए बनाया जाता है। एक तो इसकी ये है, इसका क्षेत्र, इसका जो क्षेत्रफल है वो नीचे से अधिक होता है और ऊपर से कम होता है। क्यों? कि पानी के प्रतिबल को रोकने के लिए, पानी के अधिक प्रतिबल को रोकने के लिए इसका ये होता है। दूसरी बात आती है रिजर्वायर। क्या होता है रिजर्वायर? इसको बोलेंगे जलाशय। क्या बोलेंगे इसको? जलाशय बोलेंगे। तो जलाशय ये है, पानी को रोकते ही ये रिजर्वायर बन जाता है। पानी पहले तो चल रहा था स्पीड से, या नहर जा रही थी, कोई झील थी, या पानी का नाला था, जैसे पहाड़ी से पानी जा रहा था, उसको रोका बांध के, तो ये क्या बन गया? जलाशय बन गया। इसको झील भी कह सकते हैं। ये पानी की बहुत बड़ी झील बन जाती है। कहाँ पे? ऊंचाई वाले स्थान पर। तो ये क्या होगा? वाटर स्टोरेज हो गया।
इसको कैसे बनाया जाता है जलाशय को? बांध बनाकर। तो इसको कैसे बनाएंगे? कैसे बनता है? बांध बनाकर जलाशय, ये बांध बनाकर बनाया जाता है, बांध बनाकर रिजर्वायर बनाया जाता है, रिजर्वायर बनाया जाता है। बांध नहीं बनाएंगे तो स्टोरेज, क्योंकि इसको क्या कहेंगे? स्टोरेज वाटर है, जिसको रिजर्वायर कहते हैं। ये अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर इसको एक प्रकार की झील बन जाती है, एक प्रकार की क्या बन जाती है? झील बन जाती है, जिसमें पानी में इसमें पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें क्या है, अब जैसे पानी चलता आ रहा था, सोचना मेरी बात को, पानी चलता आ रहा था तो वो क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी। ये पानी में क्या थी? गतिज ऊर्जा थी। पानी में क्या थी? गतिज ऊर्जा। यहाँ क्या होगी? यहाँ स्थितिज ऊर्जा होगी। यहाँ क्या है? गौर से देखिए, यहाँ क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ये गतिज ऊर्जा, पानी पीछे से गतिज के रूप में आ रहा था, वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, पीछे से आई, वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। मैं आपको धीरे धीरे सारी बातें बताऊंगा। फिर ग्रेविटी के द्वारा इस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेंगे। किसके द्वारा? ग्रेविटी के द्वारा। तो यहाँ क्या होगी? बाई ग्रेविटी। लिख देता हूं, बाई ग्रेविटी के द्वारा करेंगे यहाँ पे। अब देखना आगे की प्रक्रिया क्या है। यहां तक आपको समझ में आ गया, डैम समझ आ गया। अब बच गया स्पिल वेल। क्या बच गया? स्पिल वेल, जिसको बोलते हैं उत्पल मार्ग। क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में कहते हैं, आपको लिखा देता हूं मैं, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? उत्पल मार्ग। इस पे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप यहाँ लिख लेना। स्पिल वेल क्या होता है? क्या लिखेंगे? स्पिल वेल। स्पिल वेल इसको कहेंगे उत्पल मार्ग। कार्य क्या है? क्यों बनाया जाता है? ये देखो, उत्पल मार्ग। अब मान लिया कि पानी या जैसे अधिक बरसात के कारण, जैसे जब अधिक बरसात होती है या अधिक बरसात के कारण या किसी अन्य कारण से, मान लेते हैं किसी अन्य कारण से डैम में जल का स्तर बहुत अधिक हो जाता है। यहाँ पे बांध पर जल का स्तर बहुत अधिक हो जाता है, तो बांध के टूटने का खतरा रहता है, या बांध के ऊपर से पानी आता है, पूरे सिस्टम को खराब करता है। तो लिख सकते हैं स्पिल वेल का काम क्या है? जब बरसात अधिक होने पर या किसी अन्य कारण से बांध में जल का स्तर बहुत अधिक हो जाता है, तो बांध के टूटने का खतरा बहुत अधिक हो जाता है, बांध टूटने की संभावना हो जाती है, या फिर ये गेट टूटेंगे और यहां से आपको सिस्टम पूरा खराब, कुछ भी आपको सिस्टम खराब हो सकता है। तो पानी के स्तर अधिक होने पर जो पानी अतिरिक्त आता है, पहले तो पानी माना यहां तक था, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन पानी अतिरिक्त आ जाता है, तो डैम में और वाटर होता है, डैम में पानी अधिक होता है बांध में, तो स्पिल वेल के साथ ऐसे उस अतिरिक्त वाटर को, अतिरिक्त जो पानी आता है अधिक बरसात के कारण, उसको नदी या नहर में निष्कासित कर दिया जाता है। समझ गए? किसके द्वारा करेंगे? स्पिल वेल। इस प्रकार की व्यवस्था थी, जो अधिक पानी आएगा इसके द्वारा बाहर चला जाएगा, जो अधिक पानी आएगा इसके द्वारा बाहर चला जाएगा। जैसे ये अपनी जैसे सेंटेक्स होते हैं, भरते हैं, वहां पे एक पाइप लगाते हैं, छोटी सी ओवरफ्लो की पाइप लगाते हैं। ओवरफ्लो की पानी ओवरफ्लो हो जाता है, जैसे टंकी भर जाती है, तो ओवरफ्लो पानी कहाँ जाता है? वो बाहर चला जाता है, जिसमें टंकी सेफ रहती है। आपकी टंकी में इस प्रकार की कोई संभावना नहीं होती। उसी प्रकार यहाँ पे बांध में यदि पानी का स्तर अधिक हो जाता है, उस अधिक पानी के स्तर को निष्कासित करने के लिए ये लिख देते हैं डैम ओवर वाटर, डैम ओवर वाटर लिख लो। डैम ओवर वाटर को निष्कासित करने के लिए, स्पिल वेल बनाया जाता है। निष्कासित करने के लिए स्पिल वेल का प्रयोग किया जाता है। समझ गए आपको इसका कार्य क्या है? तो ये कह सकते हैं बरसात के कारण पानी का स्तर अधिक होता है, उस अधिक स्तर के पानी को स्पिल वेल के साथ ऐसे किसी नहर या नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है, जिससे कि आपका बांध सुरक्षित रहता है और आपका सिस्टम भी सुरक्षित रहता है। ये इस स्पिल वेल का कार्य था। एक फायदा और देखो स्पिल वेल का, इस उत्पल मार्ग का एक फायदा और देखो, जैसे कि पानी ओवरफ्लो हो गया, तो इस बांध में तो क्या है, तैरने वाले पदार्थ, जो कचरा है, जो पदार्थ जो पीछे से पानी आता है उसमें कचरा आता है, पत्थर कंकड़ आते हैं, तो वो क्या आते हैं, तैरते तो वो पूरे यहाँ से जाएंगे आगे जाके, तो इस वाल्व हाउस को खराब करेंगे या पेन स्टॉक को खराब करेंगे, पेन स्टॉक का अवरुद्ध कर देंगे, रुक जाएगी पेन स्टॉक। तो इस स्पिल वेल से वो तैरने वाला कचरा भी बाहर चला जाता है।
तैरने वाला कचरा क्या रहेगा, बाहर चला जाएगा स्पिल वेल से। तो स्पिल वेल की सहायता से कचरे को भी बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे क्या सुरक्षित रहेगा, पेन स्टॉक, ये आपकी पाइप और ये वाल्व हाउस दोनों अवरुद्ध होने से बच जाएंगे, याद रखना। तो स्पिल वेल की सहायता से पेन स्टॉक और वाल्व हाउस दोनों अवरुद्ध होने से बचेंगे। तो क्या कह सकते हैं, इसलिए स्पिल वेल डैम के लिए सेफ्टी वाल्व की भांति कार्य करता है। स्पिल वेल डैम के लिए या फिर इस प्रेशर टनल और वाल्व हाउस और इसकी पेन स्टॉक की अवरुद्ध होने से सुरक्षा करता है। ये किसका कार्य था, स्पिल वेल का कार्य था। आपसे काफी बार पूछा जाएगा, ये प्रश्न मैं जितना आपको बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। आप किसी पेपर को खोल के देखो तो आपको काफी बार ये प्रश्न मिलेंगे यहाँ पे कि रिजर्वायर क्या है, ये जलाशय क्या होता है, अब डैम का कार्य क्या है, डैम रोक कर जलाशय बनाया जाता है, स्पिल वेल का कार्य क्या है। यहाँ अब आगे क्या है देखो, इसके बाद जो धीरे धीरे आगे एक एक पॉइंट टू पॉइंट इसका अध्ययन किया आप लोगों ने, मैंने लिखवा दिया, इसका अध्ययन किया, इसका भी अध्ययन किया। अब आ गया सर्ज टैंक। सर्ज टैंक की बात करते हैं। सर्ज टैंक क्या होता है, इसको हिलोल मतलब कि हिलोल तालाब बोल सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं हिलोल। हिलोल में पानी का उतार चढ़ाव होना, ऐसे बोलते हैं हिलोल करना, हिलोल तालाब बोल सकते हैं इसको, या टैंक बोल सकते हैं, तालाब, हिलोल तालाब बोल सकते हैं। ये भी एक प्रकार का तालाब है, तो बहुत बड़ा होता है, मैंने आज छोटा दिखाया है। लेकिन अब देख रहे हैं सर्ज टैंक की हाइट इस डैम से अधिक होती है, कम नहीं होती है, इस डैम से ऊंची रखी जाती है। ये हाइट पता है, डैम की हाइट यहाँ पे है तो उसको कुछ ऊंचा रखा जाएगा। ये कार्य क्या करेगा, ये मैं आपको सर्ज टैंक की हाइट या ये मान सकते हैं कि थोड़ी कुछ ऊंची होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि सर्ज टैंक कहाँ पे होता है, ये होता है जस्ट डैम के बाद। सर्ज टैंक कहाँ होता है, डैम के बाद होता है, डैम के बांध के बाद ही इसको बनाया जाता है। इसकी ऊंचाई मतलब कि डैम से कुछ अधिक रखी जाती है। सर्ज टैंक क्या करता है, वाटर हैमर को रोकता है। सर्ज टैंक काम क्या है इसका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नाम, इसको मिटा के आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते चले जाना। मैं सभी बातों का वर्गीकरण करूंगा, वीडियो कुछ लंबा है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस सर्ज टैंक का काम क्या रहेगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे सर्ज टैंक। इसको हिंदी में कहेंगे हिलोल तालाब, लिख लेना, मैं लिख दिया ऊपर हिलोल तालाब। इसका काम क्या है, काम सुनो मेरे बात। ये वाटर हैमर को रोकता है, लिख लेते हैं, ये वाटर हैमर को रोकता है। क्या लिखेंगे, वाटर। अब वाटर हैमर होता क्या, आपको वाटर हैमर को रोकता है, सबसे मेन काम इसका यही है। वाटर हैमर बताता हूं क्या होता है, देखो वाटर हैमर क्या होता है। वाटर हैमर देखो, अब माना कि पूरा आपका सिस्टम चल रहा है, इसका कार्य क्या रहेगा, इसमें पानी जाएगा, देखो पानी इसमें जाएगा, इसमें पानी जाएगा और पानी आएगा, दोनों काम करता है। ये पानी दोनों काम करता है। जैसे आप लोगों ने देखा था ना कि जैसे कंजर्वेटर टैंक होता है, इसमें ट्रांसफार्मर में आप लोगों ने कंजर्वेटर टैंक देखा, उसमें क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर कार्य करता है तो तेल गर्म होता है, तेल ऊपर जाता है, किसमें जाता है, कंजर्वेटर टैंक पे जाता है। जब ट्रांसफार्मर ठंडा होता है तेल नीचे आता है, कहां से आता है, कंजर्वेटर टैंक से आता है। उसी प्रकार मान लीजिए कि आपका पूरा सिस्टम काम कर रहा है और यहाँ पे इस टरबाइन से लोड हटा दिया, माना टरबाइन से लोड हटा दिया, तो लोड हटा दिया, यहाँ से इस गवर्नर के साथ गेट को बंद करेंगे या वाल्व को बंद करेंगे, क्योंकि इस यहाँ से क्या होता है, इसमें जो ये है ना आपके ड्राफ्ट ट्यूब, यहाँ से इसको नोजल होती है, यहाँ पे ऐसे मान लो क्या होती है, नोजल होती है, यहाँ पे एक नोजल की सहायता से, या क्या होती है, नोजल होती है यहाँ पे, नोजल की सहायता से पानी को बंद करेंगे। अब पानी का फ्लो चल रहा है ग्रेविटी के द्वारा बहुत नीचे इस तरह से बहुत स्पीड से चल रहा है, अब इसको रोकेंगे तो पानी बैक प्रेशर मारेगा। पानी क्या करेगा, बैक प्रेशर मारेगा। बैक प्रेशर मारेगा तो वाल्व भाव खराब हो सकते हैं, ये फट सकते हैं, ये आपके पेन स्टॉक टूट सकती है, पेन स्टॉक फट सकती है, पेन स्टॉक को नुकसान हो सकता है। ये आपकी प्रेशर टनल है, ये क्या है, ये आपकी प्रेशर टनल है, प्रेशर जिससे पानी प्रेशर के साथ आ रहा है, प्रेशर टनल है, ये टूट सकते हैं, इसमें नुकसान हो सकता है। याद रखना, पानी से प्रेशर के साथ जा रहा है, ये प्रेशर टनल टूट सकती है, तो इसको कैसे बचाएंगे, इसकी सुरक्षा किस प्रकार करेंगे, तो क्या कह सकते हैं, टरबाइन पर से, इसके बारे में लिखेंगे। वाटर हैमर क्या होता है, वाटर हैमर के बारे में लिखाता हूँ। टरबाइन पर से जब लोड हटा दिया जाता है, या टरबाइन पर से लोड हटाने पर टरबाइन के जो अंदर के गेट हैं, टरबाइन ये ना, टरबाइन के अंदर के जो गेट हैं उन गेट को बंद करेंगे। लोड हटाएंगे, इसको इसकी मेंटेनेंस करेंगे तो उस गेट को बंद करेंगे। तो कह सकते हैं टरबाइन के अंदर के गेट को जब बंद किया जाता है तो पानी बैक प्रेशर मारता है। पानी क्या करेगा, बैक प्रेशर मारता है। यहाँ से पानी माना कि ये आ रहा है, यहाँ से पानी चल रहा है, ये चल रहा है पानी यहाँ से। अब गौर से यहाँ वाल हाउस से पानी ये नीचे आ गया,
ये आ गया पानी आपका नीचे, और ये पानी प्रेशर के साथ चल रहा है, वाल हाउस खुले हैं वाल, और ये पानी प्रेशर के आ रहा है, वो पूरा सिस्टम आपका कार्य कर रहा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। सपोज करना एक बात, अब आप लोगों को यहाँ से लोड हटाना है, लोड हटाएंगे तो बंद करेंगे गेट को, तो नोजल के द्वारा इस गेट को बंद करेंगे, टरबाइन के अंदर के गेट बंद करेंगे, गेट बंद करते ही पानी बैक प्रेशर मारेगा। मैं इस वाटर हैमर की बात कर रहा हूँ, बैक प्रेशर मारेगा, बैक प्रेशर मारेगा तो पैन स्टॉक खराब हो जाएगा। पैन स्टॉक में की पाइप ही तो है एक प्रकार की, बैक प्रेशर मारेगा तो क्या होगा, पानी की स्टॉक, ये जो आपका पैन स्टॉक है या प्रेशर टनल है, ये वाल्व हाउस है, ये खराब हो जाएंगे, इनको नुकसान होने की संभावना रहती है। किस किस को, बैक प्रेशर, पानी के बैक प्रेशर से पैन स्टॉक, वाल्व को बहुत हानि हो सकती है। उस हानि से बचाने के लिए, उस बैक प्रेशर से सुरक्षा करने के लिए इस सर्ज टैंक का निर्माण किया जाता है। तो क्या करेगा, बैक प्रेशर मारते पानी, यहाँ तो ये पानी चल रहा है, पानी चल रहा है, यहाँ से बैक प्रेशर, तो पानी ऊपर जाएगा सर्ज टैंक में, तो पानी कहाँ जाएगा, बैक प्रेशर मारते पानी सर्ज टैंक में जाएगा, तो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, पूरा का पूरा पानी इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ से आएगा इकट्ठा हो जाएगा। अब ये पानी कितना इकट्ठा होगा, आप लोगों को पता है कि पानी कहाँ तक इकट्ठा होगा, यहाँ तक इकट्ठा होगा, यहाँ तक तो इस जल का स्तर होगा, लेकिन पानी बैक प्रेशर मारेगा वो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है ना, पानी बैक प्रेशर वो यहाँ तक आ जाए। अब चला गया पानी ऊपर, इसको गेट को बंद किया, पानी चला गया ऊपर, अब पानी ऊपर गया, इधर से भी पानी ऊपर गया और इधर से भी पानी ऊपर चला गया। लेकिन जब इसमें लोड डाला जाता है, क्या करेंगे, लोड डाला जाता है, तो यही पानी पहले इस पैन स्टॉक के साथ, इस प्रेशर टनल के साथ ये पानी, ये तो आएगा, इसको खोलते ये पानी में, अगर ये पानी नीचे आ जाएगा तो पानी के स्तर को पूरा कर देता है। तो इस हमें सर्ज टैंक के बारे में क्या समझ सकते हैं कि वाटर हैमर होने पर, या पानी लिख लो कि जब टरबाइन से लोड हटाया जाता है तो टरबाइन के अंदर के गेट बंद किए जाते हैं, जिससे वाटर हैमर होता है, या फिर पानी बैक प्रेशर मारता है। बैक प्रेशर मारने से जो पानी अतिरिक्त होता है वो सर्ज टैंक में, चला जाता है, या सर्ज टैंक अवशोषित कर लेता है। जब टरबाइन पर लोड डाला जाता है, तो सर्ज टैंक का पानी पैन स्टॉक में आकर पानी की कमी को पूरा कर देता है। तो सर्ज टैंक का कार्य हो गया, इसको बंद करेंगे तो पानी ऊपर जाएगा, इसको खोलेंगे तो इसके पानी के स्तर को, पानी की कमी को पूरा कर देता है। ये तो था सर्ज टैंक का कार्य। अब बात आती है, पहले लिख लेना हमारी सारी बातें, ये आपको परीक्षा में काफी बार पूछी जाएंगी, और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि इस बिजली बनने से पहले कौन कौन सी व्यवस्थाएं की जाती हैं, कि पानी से बिजली कैसे बनती है, ये भी आपको समझ में आ रहा है। अब उसके बाद में आ गया आपके सामने पैन स्टॉक आ गया, ये तो थी पाइप यहाँ पे, अब आ गया पैन स्टॉक या वाल्व हाउस आ गया। ये आपका वाल्व हाउस पढ़ने से पहले आपको पैन स्टॉक के बारे में बताता हूँ, फिर आपको बताऊंगा वाल्व हाउस क्या होता है। तो अब लिख सकते हैं, वाटर हैमर को लिख दिया, और यहाँ से लिख देता हूँ इसके बारे में, ये पैन स्टॉक क्या होता है, पैन स्टॉक ये लिखेंगे, ठीक है। अब पैन स्टॉक को क्या कह सकते हैं, अवधारण नल कह सकते हैं, अवधारण नल क्या कहेंगे, अवधारण, इसको हिंदी में अवधारण नल कह सकते हैं। नल तो है ही, पाइप तो है ही, पाइप कह सकते हैं। अब पैन स्टॉक क्या करता है, पैन स्टॉक या किसका बना होता है, सबसे पहले पैन स्टॉक किसका बना होता है, ये पाइप, अवधारण पाइप किसी, ये पाइप होती है पूरी है, किसकी बनी होती है, स्टील की बनी होती है, जिससे जंग लगने की संभावना कम से कम होती है। स्टील की नहीं होगी थी, सम्मिलित कंक्रीट से होगी, मतलब कि उसके अंदर सीमेंट और कुछ केमिकल बनाकर इस प्रकार के, मतलब कि इसमें मतलब कि ज़्यादा खराबी नहीं हो, या इसमें कुछ मतलब हल्का बना टूट जाएगा, तो उसको बोलते हैं सम्मिलित कंक्रीट, हिंदी में सम्मिलित कंक्रीट बोलते हैं, या उसको कहेंगे कंक्रीट समेत कंक्रीट बजरी मिलेगी आपको, उसके मिलाकर बनाया जाता है। तो कह सकते हैं किसका होगा, पहले इसकी आप लिख लो, पैन स्टॉक किसका बना होता है, पहले तो मानेंगे स्टील का बना होता है, स्टील का, या फिर सम्मिलित का, इसमें सीमेंट और केमिकल होंगे, सम्मिलित कंक्रीट से बना होता है। ये लिखना कि पैन स्टॉक स्टील या सम्मिलित कंक्रीट से बना होता है, और मजबूत होता है, अधिक मोटाई वाला होता है, ठीक है ना। ये पाइप हो गया, एक प्रकार का पाइप होता है जो अधिक मोटा या मजबूत होता है। क्यों, क्योंकि इसको जल का दाब और लोड परिवर्तन के में होने वाले जल हिलोल को, इसको मोटा क्यों बनाते हैं, इसको, ये मोटी पाइप होती है और मजबूत होती है। क्यों, क्योंकि लोड परिवर्तन के साथ इसमें जल का दबाव होगा, लेकिन ना इसको मोटा और मजबूत इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसको जल का दाब और लोड परिवर्तन होने पर सर्ज वाटर को सहन करना पड़ता है। सर्ज वाटर में जल हिलोल को, इसको लोड बदलेगा, पानी कम ज़्यादा होता रहेगा तो उसमें दबाव आएगा जाएगा, लोड परिवर्तन होगा तो पानी का दबाव, पानी यहाँ से अंदर से कभी इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, क्योंकि लोड के अनुसार चलता रहेगा।
तो पानी के प्रेशर पर कम ज़्यादा से क्या होगा, यहाँ से इसको मजबूत, ये इसकी दीवार फटने की संभावना रहती है, इसलिए इसको मजबूत बनाया जाता है। तो दो बातें होगी आपकी। अब पेन स्टोक का काम क्या है? पेन स्टोक वाल्व हाउस को, याद रखना, पेन स्टोक काफ़ी बार पूछा जाएगा पेन स्टोक के बारे में। पेन स्टोक वाल्व हाउस को टरबाइन से जोड़ता है। पेन स्टोक ये वाल्व हाउस है, मैंने आपको नाम लिखवा दिया था या लिख देता हूँ, ये होगा आपका वाल्व हाउस। ये पेन स्टोक क्या करता है, वाल्व हाउस को टरबाइन से जोड़ता है। लिख लेना, पेन स्टोक वाल्व हाउस और टरबाइन के बीच की पाइप होती है या वाल्व हाउस को टरबाइन से जोड़ता है। ये पेन स्टोक का कार्य है। क्या करेगा ये, वाल्व हाउस व टरबाइन को जोड़ता है। स्टील व सम्मिलित कंक्रीट का बना होता है, मजबूत व मोटा होता है, क्योंकि इसको जल का दबाव लोड परिवर्तन के कारण सर्ज वाटर को, किसको, सर्ज वाटर को, सर्ज वाटर को हिंदी में कहते हैं जल हिलोल, जल हिलोल को सहन करना पड़ता है। अब आगे इसके बारे में और बताता हूँ क्या होता है। सर्ज टैंक की सहायता से टरबाइन तक जल पहुंचा, सर्ज टैंक से, ये सर्ज टैंक से, क्योंकि पीछे तो प्रेशर टनल है, या वाल्व हाउस है, लिख लो वाल्व हाउस। इसके बारे में और क्या काम करता है, पहले तो जोड़ता है, दूसरा काम करता है सर्ज टैंक या वाल्व हाउस से पानी को टरबाइन तक पेन स्टोक की सहायता से लाया जाता है। याद करना, सर्ज टैंक या वाल्व हाउस से टरबाइन तक पानी को पेन स्टोक की सहायता से लाया जाता है। ये इसका पेन स्टोक का कार्य है। ठीक है, अब लिखेंगे वाल्व हाउस क्या होता है। इसके मैंने प्रत्येक बातें आपको धीरे धीरे बताऊं। कहाँ तक पहुंच गए अपन, ये पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, और इसके बारे में देख लिया। अब देखेंगे इसके बारे में आपको, फिर मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, इसके बारे में देखो, वाल्व हाउस क्या होता है। वाल्व हाउस को कहेंगे, वाल्व हाउस से जल का, वाल्व हाउस में क्या होता है, जल कपाट होते हैं, जल द्वार होते हैं वाल्व हाउस में। यहाँ ये द्वार होते हैं, देखो यहाँ पे, ये पानी इसके अंदर से आएगा, ये पानी कहाँ से आएगा, इसके अंदर से ऐसे आएगा। तो यहाँ क्या होंगे, जल कपाट होंगे। यहाँ पे जल कपाट कौन खोलेगा, इसमें वाल लगे होंगे, जल कपाट होंगे जिसमें वाल लगे होंगे, वाल खुलेंगे तो जल कपाट खुलेगा और पानी नीचे जाएगा। किसके द्वारा, बाय ग्रेविटी के द्वारा जाएगा। ठीक है, अब आपको वो एनर्जी भी बताऊंगा, कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है वो भी बताऊंगा, किसके द्वारा बिजली का निर्माण होता है वो भी बताऊंगा। समझ गए। तो वाल्व हाउस में जल कपाट होते हैं या स्लाइस गेट होते हैं। जल कपाट को क्या कहेंगे, यहाँ स्लाइस गेट होते हैं, SLUICE, स्लाइस गेट होते हैं, जो किसके द्वारा खुलेंगे, वाल्व के द्वारा खुलेंगे और वाल्व के द्वारा बंद होंगे। ये बंद होंगे तो पानी आना बंद हो जाएगा, और रुकेंगे तो पानी, और ये खुलेंगे तो पानी चल जाएगा। ये स्लाइस गेट होते हैं, जिसको कहते हैं जल कपाट होते हैं। देखो, इसमें दो प्रकार के वाल्व होते हैं। इसमें क्या रहेंगे, वाल्व रहेंगे, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, किसमें, वाल्व हाउस में क्या होता है। वाल्व हाउस में वाल्व होते हैं, वाल्व होते हैं, कैसे होते हैं, दो प्रकार के वाल्व होते हैं यहाँ से। एक तो होता है ऑटोमेटिक वाल्व, ऑटोमेटिक वाल्व होता है, और एक होता है मैन्युअली। मैन्युअली वाल्व होता है। अब ये ऑटोमेटिक वाल्व और मैन्युअल वाल्व, ये तो देखो अपने हाथ से जब ये काम करना बंद करते हो तो इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन अधिकतर देखा जाए तो ऑटोमेटिक वाल्व अपने आप काम करते हैं। कैसे काम करते हैं वो बताता हूँ आपको। देखो, ये देखो, ऑटोमेटिक वाल्व होते हैं, वो टरबाइन पर लोड जब हटता है, टरबाइन पर लोड हटता है, हटाने के लिए जब टरबाइन पर लोड हटता है, देखो यहाँ से टरबाइन पर लोड लगा, टरबाइन चल रहा है, बिजली बनानी बंद करेंगे, इसको रेस्ट दिलाएंगे, तो इसको जो ही इस पर लोड हटाएंगे तो ये ऑटोमेटिक वाल्व यहाँ से बंद हो जाएंगे। ठीक है ना, ऑटोमेटिक वाल्व यहाँ से ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। लोड हटने पर ये ऑटोमेटिक वाल्व पेन स्टॉक में पानी की सप्लाई बंद कर देंगे, पानी का प्रवाह बंद कर देंगे ये ऑटो। और यदि काम नहीं करते तो मैनुअल वाला हाथ से इसको बंद करना पड़ता है। तो वाल्व हाउस का मतलब हो गया पानी को पेन स्टॉक में जाने से रोकना, या पेन स्टॉक में पानी को प्रवाह होने देना, मतलब पानी को कंट्रोल करना, पानी का आना जाना कंट्रोल करना कौन करता है, वाल्व हाउस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये तो था, यहाँ तक पहुंचे वाल्व हाउस तक। अब आगे का सिस्टम और बच गया, आपको बताता हूँ क्या होता है। ये टरबाइन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कहाँ स्थापित होता है, ये भी बताऊंगा आप लोगों को मैं। अब आगे देखो, आगे क्या होगा, यहाँ से चलेंगे। एक होता है, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे एक नाम और लिखा है, ऑटोमेटिक बटरफ्लाई वाल्व।
ऑटोमेटिक बटरफ्लाई वाल्व, ये क्या होता है देखो, जब आवश्यकता से अधिक यहाँ पे पानी होता है, ये वाल्व यहाँ से पानी काम नहीं करता, कोई भी सिस्टम यदि इसका फेल हो जाता है, जैसे ये वाल्व कल लगाते हैं और ये सर्च टैंक मतलब काम नहीं करता है और पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, पैन स्टॉक टूटने की संभावना रहती है, पैन स्टॉक टूटने की संभावना रहती है, तो बटरफ्लाई वाल्व टूटेगा और ये पानी नदी में यहाँ से सीधा चला जाएगा। तो इसे सिस्टम को बचा लेगा, इसको कहते हैं ऑटोमेटिक बटरफ्लाई वाल्व होता है, जो ऑटोमेटिक रूप से काम करता है। और यहाँ पे कुछ वाल्व अलग होते हैं, तो ये बटरफ्लाई वाल्व क्या काम करता है, ये ऑटोमेटिक कार्य करता है। जब पानी का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, यहाँ से भी ज़्यादा हो जाता है, जो कार्य नहीं करता कोई सिस्टम, तो यहाँ से पानी बाहर निकल के इसकी सुरक्षा करता है, एक ही होता है। लेकिन एक चीज़ और लगाया है, ये गवर्नर लगाया है मैंने यहाँ पे, ये क्या लगाया है, गवर्नर लगाया है। अब गवर्नर क्या होता है देखो, ये पानी की स्पीड को कंट्रोल करता है। ऐसे मान लो कि ये कह सकते हैं इसके बारे में, ये पानी की स्पीड को कंट्रोल करता है, मतलब कि स्पीड कहाँ से आ रही है, इस टरबाइन पे जैसे लोड का मान ज़्यादा हो गया, कम हो गया, स्पीड को कंट्रोल कर इसको माना कि निर्धारित 3000 माना कि इसको 1500 आरपीएम पर घुमाना है, इसको टरबाइन को माना कि 1500 आरपीएम पर घुमाना है। तो यहाँ तो इस स्पीड आ भी सकती है, जा भी सकती है, यहाँ से मतलब कि स्पीड तो आएगी, लेकिन यहाँ से कुछ स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। तो आपको ये तो पता ही है कि स्पीड जब बदलेगी तो फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, स्पीड बदलेगी, इसकी स्पीड बदलेगी फ्रिक्वेंसी से। और इसकी स्पीड कौन डिपेंड करता है, इसकी स्पीड यही, जैसे इसकी स्पीड 1500 है तो इस अल्टरनेटर की स्पीड भी क्या रहेगी, 1500 रहेगी। 1500 स्पीड पे माना कि ये अल्टरनेटर 4 पोल पे और आपको 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी दे रहा है। अब माना कि इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, 1500 से 16 हो जाएगी या और अधिक चले जाएगी, तो इसकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करेगी। तो इसकी स्पीड को भी कंट्रोल करने के जरिए, इसलिए यहाँ कह सकते हैं गवर्नर लगाया जाता है, जो इस किसको, इस टरबाइन की गति को या फिर इस पानी की गति को कंट्रोल करता है। और ये क्या करता है, ऑटोमेटिक गेट, यहाँ नोजल होता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक गेट जो होता है उसका लोड के अनुसार प्रचलित, ये ऑटोमेटिक गेट यहाँ होते हैं ना, ऑटोमेटिक गेट यहाँ होते हैं, यहाँ भी होता है। ये ऑटोमेटिक गेट नोजल लगाते हैं, नोजल का मतलब ये इस नोजल से पानी इसके ऊपर जाता है, नोजल से क्या करता है, तो ये ऑटोमेटिक इसको कंट्रोल करता है, नोजल को या ऑटोमेटिक गेट को कंट्रोल करता है, जिससे कि पानी का प्रवाह ज़्यादा होता है तो उसको कम कर लेता है, पानी का प्रवाह कम होता है तो उसको खोल देता है, लेकिन यहाँ पे पूरी पानी की सप्लाई बराबर जाने देगा। तो उसको गवर्नर का काम है पानी की स्पीड को कंट्रोल करना, समझ गए आप। उसके बाद में एक सबसे बढ़िया मोस्ट टॉपिक आता है टरबाइन। टरबाइन के बारे में देखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में भी ये एक मुख्य दृष्टि से पूछा जाता है और अपने भी आवश्यकता, अपनी भी जिज्ञासा होती है कि टरबाइन क्या होता है। अब मैं यहाँ दिखाता हूँ, पूरा सिस्टम पढ़ते आगे, ग्रेविटी से यहाँ तक पानी पहुँचा दिया है और टरबाइन पे पानी चल रहा है, सिस्टम आपका चल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का निर्माण हो रहा है इस किसमें, हाइड्रो पावर प्लांट में या जल विद्युत शक्ति संयंत्र में। टरबाइन क्या होता है, टरबाइन देखो एक प्रकार की यांत्रिक युक्ति होती है। टरबाइन के बारे में क्या लिख सकते हैं, यहाँ टरबाइन के बारे में लिखाता हूँ, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेंगे टरबाइन के बारे में, मैं यहाँ लिखा देता हूँ आप लोगों को, देखो यहाँ पे। अब क्या लिखेंगे, टरबाइन क्या है, एक घूमने वाला पार्ट है, इस जल विद्युत शक्ति केंद्र मान लो या विद्युत शक्ति केंद्र कैसा भी हो, जो घूमेगा, चाहे वो मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी से यांत्रिक एनर्जी यदि किसी उत्पादन केंद्र पर प्रयोग करते हैं तो वहाँ टरबाइन होता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको थर्मल पढ़ाया था, वहाँ भी टरबाइन के प्रकार बताए थे, तो यहाँ भी इस टरबाइन के बारे में देख रहे थे, टरबाइन क्या होता है। टरबाइन होता है, ये क्या है, यांत्रिक युक्ति होती है। क्या होती है, यांत्रिक युक्ति होती है। एक तो ये आता है, ये घूमेगी, ये क्या है, ये घूमने वाली व्यक्ति है, ऐसे मान लो ये घूमने वाली व्यक्ति है। पैन स्टॉक से इसका कार्य देखो, पैन स्टॉक से, ये पैन स्टॉक क्या है, अवधारक नल है। पैन स्टॉक से पानी आएगा, वाल्व हाउस से होते, यहाँ गवर्नर इसको कंट्रोल करेगा, नोजल से इसके ऊपर पानी जाएगा, तो पानी जाएगा तो क्या, पैन स्टॉक से पानी टरबाइन पर गिरता है, सीधा कह सकते हैं पैन स्टॉक से पानी टरबाइन पर गिरता है। ये सिस्टम आपको ये तो कंट्रोल करता है, माना कि पैन स्टॉक से पानी टरबाइन पर गिरता है और टरबाइन घूमता है। ये चीज तो समझ में आ गई, पानी कहाँ जाएगा, सीधा टरबाइन पर जाएगा, टरबाइन घूमेगा, पानी इसके ऊपर पड़ेगा पानी, और पड़ते ही क्या होगा, टरबाइन घूमेगा। और टरबाइन घूमेगा तो क्या घूमेगा, टरबाइन घूमते ये कपलिंग से दे, और ये यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी होगी, यहाँ पे क्या देगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी। इस अल्टरनेटर को क्या मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, और ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ये दे देगा आपको। तो टरबाइन घूमेगा तो अल्टरनेटर घूमेगा, अल्टरनेटर घूमेगा तो विद्युत शक्ति का निर्माण होगा। यहाँ समझ गए आप। तो टरबाइन, अब टरबाइन कैसे घूमेगा, कितने प्रकार का था, कौन कौन सा टरबाइन होता है, ये दोस्तों टरबाइन का निर्धारण कैसे करते हैं, ये काफी बार पूछा जाता है आपसे और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो ये आपको मैंने बताया था कि ये जो थर्मल, ये सॉरी अपना हाइड्रो पावर प्लांट है या जल विद्युत शक्ति केंद्र है,
ये ऊंचाई वाले स्थान पर बनाते हैं जहाँ पानी की उपलब्धता ज़्यादा होती है, जहाँ पानी की कॉस्ट कम लगती है, आपका खर्चा कम आता है और पानी को अधिक क्षेत्र पर इकट्ठा किया जा सकता है, वहाँ इस जल विद्युत शक्ति केंद्र को एकत्रित किया जाता है जहाँ उसकी स्थापना की जाती है। तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि कितनी मीटर पर ऊंचा किया, मेरी बातें गौर से सुनना, ये ज़रूरी नहीं है कि कितनी मीटर से ऊंचा किया, हाइट कितनी ऊंची थी आप लोगों की, तो हाइट के अनुसार, शीर्ष हेड के अनुसार आपकी हाइट कितनी है, हाई हेड और आपका ऊंचाई कितनी है, उस ऊंचाई के अनुसार इस टरबाइन का चयन किया जाता है। उस ऊंचाई के अनुसार टरबाइन के प्रकार होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, हेड ऑफ वाटर, पानी की ऊंचाई, पानी के शीर्ष के अनुसार टरबाइन के प्रकार होते हैं। लिख लेना कि इस टरबाइन के प्रकार कैसे होंगे, हेड ऑफ वाटर, हेड ऑफ वाटर या पानी के शीर्ष के अनुसार, पानी के शीर्ष के अनुसार, शीर्ष कि कितना ऊंचा है, शीर्ष के अनुसार क्या होंगे, प्रकार होंगे, इसके टाइप्स होंगे, इसके प्रकार होते हैं। अब पानी का शीर्ष को 3 भागों में बांटा जाता है। पानी कितना ऊंचा है उस ऊंचाई को 3 भागों में बांटा जाता है। अब कैसे, तो होगा हाई हेड मतलब उच्च शीर्ष, सबसे ऊंचा स्थान, फिर एक मीडियम स्तर का आएगा और फिर एक निम्न स्तर का आएगा। तो इस हेड को, इस ऊंचाई को 3 भागों में बांटा जाता है। मैं तीनों भागों की पहले तो आपको हाइट लिखा देता हूँ, फिर उसके अनुसार उसको टरबाइन लिखाऊंगा कि कौन से हेड पे कौन सा टरबाइन प्रयोग किया जाएगा। हेड का मतलब कि कितनी ऊंचाई पे कौन सा टरबाइन प्रयोग किया जाएगा, कितनी ऊंचाई से जल आ रहा है और जल की मात्रा कितनी है, उसके अनुसार इस टरबाइन का प्रयोग किया जाएगा। तो पहले मैं आपको इसकी ऊंचाई लिखा देता हूँ, हेड, किसके, वाटर हेड की बात कर लेते हैं। ये आपका वाटर हेड रहेगा। वाटर हेड 3 भागों में बांटा गया। एक तो होता है हाई हेड, उच्च शीर्ष, क्या लिखेंगे, एक होता है हाई हेड, इसको कहेंगे उच्च शीर्ष, हिंदी में कहेंगे उच्च शीर्ष। दूसरा होता है मीडियम हेड, क्या लिखेंगे, मीडियम हेड। और ये होता है मध्यम शीर्ष, क्या लिखेंगे, मध्यम शीर्ष, शीर्ष का मतलब ऊंचाई। एक होता है लो हेड, एक होता है लो हेड, इसको कहेंगे निम्न शीर्ष। इन तीनों के बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीपीसीएल, दिल्ली मेट्रो, सभी जगह पूछे जाते हैं। तो यहाँ से सर्ज टैंक, डैम, वाल्व हाउस, पेनस्टॉक और टरबाइन के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ आपको। अब क्या होगा, उच्च शीर्ष की ऊंचाई होगी 300 मीटर से ऊपर, मतलब आपकी ये सिस्टम कितना ऊंचा, पृथ्वी लेवल से, जमीन लेवल से कितना ऊंचा है, 300 मीटर तक ऊंचा है। तो 300 मीटर से ऊपर आपका माना जाता है हाई हेड, उच्च शीर्ष माना जाता है। फिर ये आता है 30 मीटर से 300 मीटर तक, 300 मीटर तक, या फिर कैसे 300 मीटर तक आता है। 300 मीटर से नीचे, 300 मीटर से ऊपर तो हाई हेड, 30 मीटर से या 30 से कभी 45 पे आता है। तो ये हो गया आपका 300 मीटर से 30 मीटर से 300 मीटर मध्यम शीर्ष आता है। एक आता है 30 मीटर, कभी कभार 45 मीटर भी आता है, मीटर तक। ये कौन सा आता है, लो हेड आता है। तो 3 स्तर तक, 3 स्थानों से आप इसको जल विद्युत शक्ति संसाधन जो केंद्र होता है उसको स्थापित कर सकते हैं। 300 मीटर ऊपर करेंगे या 300 मीटर तक करेंगे या 300 मीटर से 30 मीटर तक करेंगे, वहां इसका प्रयोग करते हैं। तो आपको ये तो पता ही है, जितनी ऊंचाई होगी वहां से पानी का प्रेशर ज्यादा आएगा। तो इस प्रकार के टरबाइन का प्रयोग करें कि वो पानी की आवश्यकता जिसको कम से कम हो और उस पानी के प्रेशर से ही पूरा सिस्टम चालू कर दे। और आपको यह भी पता है कि नीचे जो 30 मीटर तक होगा उसका पानी का प्रेशर कम रहेगा, तो वहां पानी की आवश्यकता के अधिक पानी प्रवाहित करवाकर और सिस्टम को चालू कर सकते हैं, विद्युत सप्लाई उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ तीनों स्तर से आपको बताता हूँ कि इस हाई हेड, उच्च शीर्ष में किस प्रकार के टरबाइन का प्रयोग करेंगे जिसको पानी की आवश्यकता कम से कम हो। इसको कुछ पानी अधिक चाहिए लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, ठीक है। तो आपको बताता हूँ इस हेड शीर्ष के अनुसार, मीटर के अनुसार आपको इनकी टरबाइन के प्रकार लिखता हूँ। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा और मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, हाई हेड, उच्च शीर्ष की बात करें, यहाँ मतलब कि कौन सा टरबाइन प्रयोग करेंगे, तो यहाँ होता पेल्टन व्हील टरबाइन होता है। आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा इसका कैसा होता है। क्या होता है, पेल्टन व्हील टरबाइन होता है। मैं लिख देता हूँ नाम यहाँ पे, कौन सा टरबाइन रहेगा, पेल्टन व्हील, पेल्टन व्हील। काफी बार पूछा जाएगा आपसे, उच्च शीर्ष वाले हेड पे कौन से टरबाइन का प्रयोग किया जाता है, कौन से में, इस हाइड्रो पावर प्लांट में, जल विद्युत शक्ति केंद्र में कौन सा होता है, पेल्टन व्हील होता है।
अब कैसा होता है आपको डायग्राम बना के दिखाऊं। पेल्टन व्हील को इम्पल्स टरबाइन भी बोल सकते हैं, इसका नाम इसको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। कौन से? पेल्टन व्हील को इम्पल्स टरबाइन, इसको आवेग टरबाइन कह सकते हैं। आवेग टरबाइन होता है इम्पल्स टरबाइन भी होता है, इसको हिंदी में आवेग टरबाइन बोलते हैं। क्या कहेंगे इसको हिंदी में? इसका नाम है, ये पेल्टन व्हील का नाम है। डायग्राम कैसा होता है इसको आपको डायग्राम दिखाता हूं। देखो इस पेल्टन व्हील का डायग्राम कैसा होता है, ये ऐसा होता है डायग्राम। इसको मैं कुछ दिखा देता हूँ किस प्रकार से पानी गिरता है, और यहाँ पे जो टरबाइन प्रयोग है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इस प्रकार से होता है ये पेल्टन व्हील। इसमें कुछ ब्लेड होते हैं, जैसे अपना पंखा होता है उस प्रकार ब्लेड होते हैं, और यहाँ पे होते हैं ब्लेड। देखो ये होता है इस प्रकार का पेल्टन व्हील। पेल्टन व्हील कैसे? आपको इम्पल्स टरबाइन इस प्रकार का होता है। पानी कहाँ गिरता है? जैसे ये पेनस्टॉक इसके ऊपर आते हैं, पेनस्टॉक माना कि तिरछे आ गई, इसके ऊपर आ गई, कहीं से ऐसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे, पेनस्टॉक यहाँ से आ गई। अब सपोज करना पेनस्टॉक से पानी आया, इस ब्लेड पे पानी गिरा, ब्लेड पे पानी, ये ब्लेड घूमेगा ये, और ये सिस्टम घूमेगा, ये सिस्टम घूमेगा तो आपका टरबाइन घूमेगा। इस प्रकार का होता है कौन सा? पेल्टन व्हील टरबाइन इस प्रकार का होता है। समझ गए? आपको डायग्राम मिल जाए तो आपको किसे दिखाएंगे ये। और जो फ्रांसीसी होता है वो आपको बताऊं किस प्रकार का होता है। जैसे आपको कैप्लॉन आएगा, फ्रांसीसी आएगा, वो बताऊंगा आप लोगों को। तो कह सकते हैं पेल्टन व्हील या इम्पल्स टरबाइन उच्च शीर्ष वाले, मतलब हाई हेड वाले जो सिस्टम होता है वहाँ इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? इसकी ऊंचाई आपको बता दी मैंने आपको। लेकिन एक याद रखना, पेल्टन व्हील को पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। किसको? पेल्टन व्हील को लिख लेना, इसको पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। जल मिनिमम चाहिए, पानी की आवश्यकता पानी कम चाहिए, ऐसे मान लो कम चाहिए इसको। क्योंकि पानी कम क्यों चाहिए आप लोग? क्योंकि ऊंचाई से पानी गिरते हैं कि इसकी हाइट कितनी है? 300 मीटर से ऊपर है। तो 300 मीटर से ऊपर से पानी गिरेगा तो स्पीड से आएगा पानी, तो कम पानी में भी काम चल जाएगा। लेकिन जब नीचे रहेगा, नीचे लो हेड वाला रहेगा, उसको पानी अधिक चाहिए, क्योंकि इतनी स्पीड बनने वाली नहीं है उसकी, इसका टार्क उत्पन्न होने वाला नहीं है। ठीक है? तो यहाँ देखो, यहाँ तक जो सिस्टम पहुँचता है उसके पास पहुँचता है तो दो चीज़ें बदलती हैं। यहाँ स्पीड तो फिक्स होती है, लेकिन ये क्या करता है, गवर्नर नोजल क्या करती है, उस टार्क को कंट्रोल करती है। टार्क उतार चढ़ाओ, यहाँ देखो पानी कभी ज़्यादा आएगा, पानी का प्रेशर कम आएगा, यहाँ रुका, लोड कम और लोड के अनुसार इसको ये खोलेगा। तो टार्क तो क्या होता है इसमें लिख लेना, इसमें स्पीड तो स्थिर होती है लेकिन टार्क कम ज़्यादा होने वाला होता है। पेनस्टॉक में स्पीड स्थिर रहेगी, या फिर गवर्नर तक स्पीड, इसको टरबाइन तक पानी की स्पीड स्थिर आएगी, लेकिन टार्क कम ज़्यादा होने वाला होता है। समझ गया आपको? तो अब दिखाता हूं मीडियम स्तर पर किस प्रकार के टरबाइन का प्रयोग करते हैं। अब देखो, इतना तो आप जानते हो कि मीडियम स्तर की हाइट कितनी होती है, 30 मीटर से 300 मीटर तक होती है। मीडियम जो शीर्ष है या मीडियम जो हेड है उसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर से कीमत 300 मीटर तक होती है। तो फिर 30 मीटर से लेकर 300 मीटर ऊंचाई वाले स्थान पर जो जल संसाधि जल विद्युत शक्ति जो केंद्र होता है उसमें किस प्रकार का हेड प्रयोग करते हैं, वहां मैं आपको बताता हूं। देखो, यहाँ दो चीजें आपको मिलेंगी। एक तो आपको मिलने वाली है मीडियम स्तर वाली, और एक मिलने वाली है लो स्तर वाली। इसका तो आपका चैप्टर मैंने आपको पूरा बता दिया ये कैसे होता है, लेकिन इन दोनों के ऊपर एक ही टरबाइन होता है। उस टरबाइन के नाम दिखा देता हूँ आपको किस प्रकार का टरबाइन होता है, फिर उस टरबाइन के प्रयोग रहेंगे। तो मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ और उसके अनुसार लिख देता हूँ कि इन दोनों में कौन से में, इसमें और इसमें, दोनों की बात करें, रिएक्शन टरबाइन प्रयोग होता है। क्या कहेंगे, रिएक्शन टरबाइन प्रयोग होता है। अब एक कितने प्रकार का होता है, दोनों में एक ही टरबाइन क्यों, दोनों में एक ही टरबाइन क्यों, तो आपको इसके बताता हूँ। रिएक्शन टरबाइन को बोलते हैं प्रतिक्रिया टरबाइन बोल सकते हैं, उसको आवेग टरबाइन बोला था इम्पल्स वाले को, और इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया टरबाइन प्रयोग करते हैं। कौन से में, मीडियम हेड और लो हेड वाले में। लेकिन इन दोनों में अलग अलग होगा, इन दोनों का स्वरूप लगभग एक ही होगा। आपको नाम बताऊंगा कि फ्रांसीसी कहाँ होता है और ये कहाँ होता है, पहले आप इसका नाम देखो। तो ये कह सकते हैं कि ये टरबाइन कौन सा, रिएक्शन टरबाइन दो प्रकार का होता है। कौन सा, रिएक्शन टरबाइन दो प्रकार का होता है, जिसको बोलते हैं फ्रांसीसी टरबाइन
और एक कैप्लॉन टरबाइन। कैप्लॉन टरबाइन, दो टरबाइन यहाँ पे, ठीक है। एक तो था फ्रांसीसी, इसको हिंदी में कहते हैं फ्रांसीसी, ऐसे मान लो फ्रांसीसी, और ये कैप्लॉन, क्या होंगे, कैप्लॉन टरबाइन। देख लो, फ्रांसीसी रिएक्शन टरबाइन और कैप्लॉन रिएक्शन टरबाइन, दो टरबाइन होंगे यहाँ पे। अब दोनों का प्रयोग एक स्थान पर तो कर नहीं सकते, इसलिए मैंने आपको बताया कि दोनों पूछा जाए कि रिएक्शन टरबाइन कहाँ होता है। मीडियम वाले में भी रिएक्शन ही होता है और लो वाले में भी रिएक्शन होता है, लेकिन आपसे इंडिविजुअल नाम पूछा जाए कि मतलब कि मीडियम स्तर पे कौन सा टरबाइन होता है, मीडियम हेड में और लो हेड में कौन सा होता है, तो आप ये देखने वाले हैं कि फ्रांसीसी टरबाइन होता है। ये टरबाइन की बात करें, ये मीडियम स्तर पे प्रयोग किया जाता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नाम कि ये जो टरबाइन है, ये जो फ्रांसीसी बात कर रहे हैं, ये पूरे सिस्टम की, ये किस में होता है, मीडियम वाले में। हाइट कितनी होती है, 30 मीटर से, या फिर 30 से 45 पे आता है, 30 से 45 मान लेते हैं मीटर से, लगभग तो 30, आपसे दोनों नाम आते हैं, एक आता तो 30 मीटर ही माना जाता है, 30 मीटर से 300 मीटर तक। तो पूछा जाए 30 मीटर से 300 मीटर तक या 300 मीटर तक मान लेते हैं, 300 मीटर तक कौन सा टरबाइन प्रयोग किया जाता है, मीडियम हेड पे कौन सा टरबाइन प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं फ्रांसीसी टरबाइन। लेकिन फ्रांसीसी कैसा टरबाइन है, रिएक्शन टरबाइन है। अकेला रिएक्शन टरबाइन का आपके सामने नाम आए तो लिख लेना, ये दोनों पे काम करता है, और फ्रांसीसी अकेला आए तो मीडियम स्तर वाले पे काम करता है, ठीक है। ये तो थी बात इसकी। अब देखो इस टरबाइन को, कौन से को, फ्रांसीसी टरबाइन को, या फिर इसमें कैप्लॉन को छोड़कर रिएक्शन टरबाइन में फ्रांसीसी टरबाइन को पानी की आवश्यकता थोड़ी अधिक होती है। पानी की आवश्यकता, ऐसे मान लो कि पानी की कम आवश्यकता, उसको तो पानी की बहुत कम आवश्यकता थी, इसको पानी की आवश्यकता कुछ अधिक होती है, कुछ अधिक, बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसे मान लो कि इस टरबाइन को, फ्रांसीसी टरबाइन को पानी की आवश्यकता बहुत थोड़ी सी अधिक आवश्यकता होती है। अब आपकी बात करता हूँ लो हेड वाले टरबाइन की बात करता हूँ। अब लो हेड में कौन सा टरबाइन होगा, आपको मैंने बताया रिएक्शन टरबाइन, प्रतिक्रिया टरबाइन ही होगा, ठीक है ना। फ्रांसीसी टरबाइन कैसा होता है आपको दिखाता हूँ। देखो फ्रांसीसी टरबाइन की मैं इसकी संरचना दिखाई, इसकी भी संरचना दिखा देता हूँ आपको, कैसी संरचना होती है, यही मैं कुछ दिखा देता हूँ। इस प्रकार होती है, देखो यहाँ इस प्रकार की संरचना होती है इसकी। यहाँ से पानी गिरता है, इसके सेंटर में से यहाँ से पानी निकलता है, यहाँ से पानी आता है और यहाँ पानी पूरा आता है, इसके एक्सिस से पानी निकलता है, और ये पानी कहाँ डालते हैं, ये जो टरबाइन होती है इस पे, यहाँ पानी गिरता है और अंदर से घूमता है, ये पूरा सिस्टम घूम के पानी यहाँ पेन स्टॉक से पानी यहाँ आएगा और अंदर से पानी बाहर निकलेगा और पूरा सिस्टम घूमता है। इस प्रकार की इसकी साइज होती है, ठीक है। तो लो हेड वाले में कैप्लॉन टरबाइन का प्रयोग कर देंगे। कैप्लॉन कौन सा है, कैप्लॉन रिएक्शन टरबाइन है, जिसकी हाइट कितनी होती है, 30 मीटर तक मानी जाती है, कभी कभार 30 से 45 मीटर आपके सामने नाम आ सकता है। ये था दोस्तों आपका यहाँ तक का सिस्टम। अब आगे बच गया टरबाइन से लेकर, ये बच गई ड्राफ्ट ट्यूब। ये जो पाइप बचती है यहाँ से इससे पानी जो नीचे निकलता है उसको कहते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। ये एयर टाइट पाइप होती है, देखना मैं इसका नाम लिखा देता हूँ। ये कौन सी पाइप, इसके बारे में किसके लिखेंगे, ये इसके बारे में लिखेंगे ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है, ड्राफ्ट ट्यूब, इसके बारे में लिख लो आप, मैं आपको लिखा देता हूँ। ड्राफ्ट ट्यूब क्या है, ड्राफ्ट ट्यूब ये पाइप है, यहाँ से यहाँ तक की पाइप है, यहाँ से यहाँ तक की पाइप है ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है। अब ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में बताता हूँ। देखो ड्राफ्ट ट्यूब क्या, एयर टाइट पाइप, इसमें हवा का कोई आदान प्रदान नहीं, बिल्कुल पैक है, यहाँ से पानी आएगा और इसके साथ नीचे जाएगा, इसका ये बिल्कुल हवा से पैक होती है, पानी निकाल के देगा यहाँ से आपको। ये तो काम क्या है इसका, सबसे पहले ये एयर टाइट पाइप होती है, ये ड्राफ्ट ट्यूब एयर टाइट होती है। उसके बाद में ड्राफ्ट ट्यूब की सहायता से क्या करेंगे, टरबाइन पर पानी आएगा, पानी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, कौन निकालेगा, ड्राफ्ट ट्यूब निकालेगी। तो कह सकते हैं पेन स्टॉक से टरबाइन पर पानी आता है, टरबाइन घूमता है, उसके बाद ड्राफ्ट ट्यूब की सहायता से टरबाइन से पानी को टेल रेस में छोड़ा जाता है, ये टेल रेस है, टेल रेस में छोड़ा जाता है, समझ के बाद ड्राफ्ट ट्यूब ही टरबाइन के पानी को बाहर निकालता है। ड्राफ्ट ट्यूब क्या करेगी, टरबाइन के पानी को बाहर निकालेगी। पानी तो आएगा तो पानी जाएगा नीचे, कहाँ जाएगा, पानी को विस्तारित तो करेंगे, इसका से तो कहीं कहीं करेंगे। तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है, हाइड्रो पावर स्टेशन में, ड्राफ्ट ट्यूब होता क्या है, हाइड्रो पावर स्टेशन में टेल रेस से पहले का भाग होता है, टेल रेस से, टेल रेस क्या है, अंतिम पार्ट से पहले का पार्ट होता है। किससे बना होता है, कंक्रीट से बना होता है, लिखना ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, कंक्रीट से बना होता है, लेकिन इसका व्यास नीचे की कुछ अधिक होता है, इसका व्यास नीचे की ओर बढ़ता है। देखो यहाँ से लगाया फिर नीचे बढ़ गया, यहाँ से लगाया नीचे बढ़ गया, ये टेल रेस होती है आपकी, जो यहाँ से पानी जाता फिर नदियों में चला जाएगा,
तो कह सकते हैं इसका व्यास, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका व्यास है, नीचे से कुछ अधिक होता है। टरबाइन से पानी बाहर निकलता है, किसमें देगा ये टरबाइन से पानी, कहाँ जाएगा, ये टेल रेस है, टेल रेस में जाएगा। तो कह सकते हैं टेल रेस में पानी किसकी सहायता से आता है, ड्राफ्ट ट्यूब की सहायता से आता है। ठीक है, टरबाइन से पानी बाहर कौन निकालता है, ड्राफ्ट ट्यूब की सहायता से टरबाइन से पानी बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अब बात करता हूं टेल रेस की बात करता हूं। अब देखो टेल रेस क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का अंतिम भाग होता है। काफी बार पूछा गया आपसे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का अंतिम भाग क्या होता है, क्या कहते हैं इसको, टेल रेस होता है। टेल रेस में पानी कौन देगा, ड्राफ्ट ट्यूब देगी। टेल रेस पानी किसको देगा, नदियों में बहा देगा। तो टरबाइन से पानी टेल रेस की सहायता से सॉरी टरबाइन से पानी ड्राफ्ट ट्यूब की सहायता से टेल रेस में जाता है, टेल रेस में छोड़ा जाता है। टेल रेस से आगे नदियां निकाल दी जाती हैं, नहर और नदियां निकाल दी जाती हैं। समझ गए आपको। टरबाइन की सहायता से लिख लो, टरबाइन से पानी ड्राफ्ट ट्यूब की सहायता से टेल रेस में छोड़ा जाता है। और टेल रेस क्या करता है, नहरों का निर्माण करता है, नहरों में पानी निकालती है, नहरें निकाली, टेल रेस से आगे नहरें निकाली जाती हैं। तो ये तो था आपका पूरा सिस्टम। अब आपको बताता हूं ये क्या है, टरबाइन घुमा। अब एक चीज गौर से देखना, यहां कौन सी ऊर्जा है, यहां पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ कौन सी है, पोटेंशियल लिख लेना। इस जलाशय में कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, कौन सी, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा आई, किसमें कन्वर्ट किया, मैं यहाँ नाम लिख लेना, मैं लिख देता हूँ स्थितिज ऊर्जा, इसको अंग्रेजी में कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गई, ये आई, आपके रेड पे से लिख देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का देखो स्थिति, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गई, ये काइनेटिक एनर्जी में आई। ये क्या है, गतिज ऊर्जा, किसकी है, गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हुई। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, काइनेटिक एनर्जी यहाँ तक आ गई। किसके सहायता से कंट्रोल किया, पेनस्टोक की सहायता से कंट्रोल किया। फिर ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, सीधी सीधी काइनेटिक एनर्जी गई इसके पास। तो काइनेटिक एनर्जी से क्या मिला आपको, मैकेनिकल एनर्जी मिली, किसकी सहायता से, टरबाइन की सहायता से। तो काइनेटिक एनर्जी किस में बदली, मैकेनिकल एनर्जी में बदली। पहले थी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में क्या, नीचे किसके द्वारा, बाय ग्रेविटी के द्वारा। किसके द्वारा इसको बदला, बाय ग्रेविटी के द्वारा गतिज ऊर्जा में बदला। गतिज ऊर्जा से टरबाइन की सहायता से लिख लेना, गतिज ऊर्जा को टरबाइन की सहायता से मैकेनिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया। यांत्रिक ऊर्जा किसको मिली, टरबाइन को, तो क्या मिला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपके पास 3 एनर्जी रहेंगी, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और वैद्युतिक ऊर्जा। इस प्रकार इस पूरी ऊर्जा का, इस ऊर्जा का कन्वर्ट करके यहाँ से, अब कहेंगे इसमें स्थितिज ऊर्जा कहाँ से आई, पीछे जो पानी का बहाव आता है पीछे से, वो आती है गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हुई, स्थितिज ऊर्जा में, और पानी में जलाशय बन गया। जलाशय में क्या हो गया, ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा हुई। फिर बाई ग्रेविटी नीचे पानी को डलवाया, डलाते क्या बन गई, गतिज ऊर्जा बनी। ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये पूरी एनर्जी का कन्वर्ट यहाँ होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का निर्माण होता है। तो कह सकते हैं सिर्फ पानी से बिजली बनी, पानी को रोका, डैम की सहायता से पेनस्टॉक से टरबाइन पे गिराया और इलेक्ट्रिकल, इसलिए कहते हैं पानी से बिजली कैसे बनती है। अब बात यह है कि जिस पानी से बिजली बन जाती है बात, तो क्या उसको दोबारा काम में ले सकते हैं, नहीं, इसको नहर बना दी। इस पानी को यहाँ पहुँचाने में उतना ही खर्चा आ जाएगा जितना खर्चा इस पूरे सिस्टम पे नहीं लगा, इसलिए ये पानी दोबारा काम आने वाला नहीं है। तो इस पानी का क्या प्रयोग करेंगे, इस पानी को पीने के लिए प्रयोग कर सकते हैं या सिंचाई के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका पूरा सिस्टम, जहाँ से आपके काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं। अब मैं इसके फायदे बता देता हूँ, क्या फायदे हैं इसके। देखो, विद्युत शक्ति उत्पादन के साथ साथ फायदे मिलेंगे इसका आपको। विद्युत शक्ति उत्पादन के साथ साथ सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था होती है, समझ गए। इसमें वायु प्रदूषण नहीं होता है, इसको तुरंत स्टार्ट किया जा सकता है। इसमें तेल और या किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी लाइफ अधिक होती है, इसकी संरचना सरल व सुदृढ़ होती है, इसकी परिचालन लागत कम होती है। मतलब ये पूरे के पूरे फायदे हैं, ठीक है ना। लेकिन नुकसान क्या है, ये उत्पादन के अंदर है, ये जहाँ उपभोग होता है, उपभोक्ता के अंदर से काफ़ी बहुत दूर तक होते हैं।
मतलब कि ये नज़दीक नहीं होते हैं, इसको ऊंचाई वाले स्थान की आवश्यकता होती है और बहुत बड़े एरिया की आवश्यकता होती है, ये इसमें नुकसान है। तो दोस्तों ये तो था आपका पूरा सिस्टम। इसमें यदि आपको किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो, या आपको समझ में नहीं आया हो, या आप समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत हुई हो, या इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो विचार हो वो आप कमेंट्स में अवश्य लिखना, और वीडियो को लाइक करके जरूर आना। आपने इतना वीडियो देखा है, इतनी मस्त पढ़ाई की है, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करके जाना, और यही वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। और दोस्तों यदि आपने पहली बार वीडियो देखा है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल पर इसी प्रकार से नियमित पैटर्न के आधार पर कंप्लीट थ्योरी का सिलेबस पूरा करवाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।